हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जेटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वाली सीरीज को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। 2012 का भी मैंने पेपर आप लोगों के लिए सॉल्व कराया था, उसे आप जाकर देख सकते हो, चैनल पे पड़ा हुआ है। चाहो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी जो है उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। और उसके लिए मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट भी बना दी है जहाँ पे जेटेट 2016 और 2012 के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको वहां से मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हम लोग इस वीडियो में जेटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2016 जो कि सीडीपी यानी कि बाल विकास में पूछे गए क्वेश्चन थे, वैसे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो चलिए बिना देर के पहले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। जब बच्चा फेल होता है यानी कि बच्चे के फेल होने की बात की जा रही है, तो इसका क्या तात्पर्य है। तो देखिए कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी हैं जिनको ध्यान में रखना है आपको, जो हमेशा नेगेटिव होते हैं। कभी भी आंसर में आपका ये आना नहीं चाहिए। क्या है, बच्चों ने उत्तर को सही तरीके से याद नहीं किया। देखिए याद रखने वाली बात, रटने वाली बात, मग करने की बात, मग मतलब ही रटना ही होता है। तो जहां भी आपको मग दिखे, रोट लर्निंग दिखे, ऐसे रोट लर्निंग को भी आपको क्या करना है, डिस्करेज करना है, बढ़ावा नहीं देना है। तो याद नहीं किया होगा इसलिए बच्चा फेल हो गया होगा, ये तो गलत बात है। आगे देखिए बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन, देखो जहां भी आपको ट्यूशन वाला वर्ड दिखे तो ट्यूशन वाले वर्ड से भी आपको जो है दूरी बनाकर रखनी चाहिए। ठीक है, ये भी आपका क्या होगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। बच्चा अगर कमजोर भी है तो भी आप ट्यूशन के लिए उसे फोर्स या फिर उसके ऊपर दबाव नहीं बनाओगे। अगला देखिए, बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है। बिल्कुल नहीं। देखिए हमेशा याद रखिए, बच्चा भले ही मंदबुद्धि हो, बच्चा पढ़ने में तेज नहीं हो, लेकिन आप उसे कह नहीं सकते हो कि ये बच्चा जो है पढ़ने के योग्य नहीं है। जरूर कुछ ना कुछ कमी टीचर के द्वारा रही होगी, स्कूल के द्वारा रही होगी, व्यवस्था के द्वारा रही होगी, तभी बच्चा ठीक से परफॉर्मेंस नहीं कर पाया। यानी कि ऑप्शन सी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। बच्चा फेल नहीं होता है बल्कि व्यवस्था जो है या फिर सिस्टम जो है वो फेल हो जाता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। तो देखिए सारे ऑप्शंस को देखोगे तो आपको आंसर ऐसे ही दिख जाएगा, लेकिन एक एक करके मैं आपको बताता हूं। देखो हमेशा से मैं आपको बताता हूं, एलिमिनेटिंग मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। एलिमिनेटिंग का मतलब ये होता है कि ऐसे क्वेश्चन में जो ऑप्शंस हैं उसे आप हटाने की कोशिश करो। और एलिमिनेटिंग मेथड सीडीपी में नंबर दिलाने के सबसे बड़े राज होते हैं। एलिमिनेटिंग मतलब जो सही नहीं है उसे कट करते हुए आगे बढ़िए। देखिए कभी भी हम लोग जो है परीक्षा परिणाम पर जो है ध्यान नहीं देंगे। हमेशा याद रखिएगा, कभी भी रोट लर्निंग पे ध्यान नहीं देना है, परीक्षा पे ध्यान नहीं देना है, टेस्ट पे ध्यान नहीं देना है, टेक्स्ट बुक पे ध्यान नहीं देना है कि बच्चा सिर्फ टेक्स्ट बुक से सीख सकता है या फिर बच्चा सिर्फ और सिर्फ स्कूल से सीख सकता है। तो ओनली वाले वर्ड आपको जहां दिखेंगे, केवल और केवल वाले वर्ड, इनसे दूरी बनाकर रखेंगे आप। तो फिलहाल ऑप्शन डी आपका क्या होगा, बिल्कुल गलत होगा। अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर, अब आपको देखिए अग्र शिक्षण दिख रहा होगा, इसका मतलब होता है टीचर जो है कमांड देगा, इंस्ट्रक्शन देगा, बच्चों को जो है निर्देशित करेगा क्या उसे करना है। तो बच्चे को अगर टीचर ज़्यादा निर्देश दे देगा तो बच्चा खुद से जो है कुछ कर नहीं पाएगा। तो ऐसे में ये भी आपका इनकरेक्ट है। रटने को प्रोत्साहित करना तो मैंने पहले ही बताया, रोट लर्निंग कभी भी सही नहीं होता है। तो सही क्या हो जाएगा, चाइल्ड सेंटर्ड जो प्रोसेस है, जो मेथड है, उसे आपको अपनाना होगा। यानी कि बाल केंद्रित शिक्षक को जो शिक्षा पद्धति है उसे अपनाकर जो है अधिगम पर जो है बल दिया जा सकता है और शिक्षण को आगे बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन ए आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे उससे पहले मैं आप लोगों से 3-4 सवाल पूछना चाहता हूं। मैं आपको गारंटी देता हूं किसी न किसी शिफ्ट में, किसी न किसी 1 to 5 में या 6 to 8 में इनसे प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। अब मैं आपको एक नाम बताऊंगा साइकोलॉजिस्ट का या फिर मनोवैज्ञानिक का, पियाजे। इन्होंने क्या खोजा था नीचे कमेंट करके बताइएगा पियाजे के बारे में। दूसरा सवाल आपके लिए ये रहा वाइगोस्की साहब के बारे में। तो वाइगोस्की साहब ने क्या किया था उसके बारे में आपको नीचे कमेंट करके बताना है। ठीक है। तीसरा सवाल आपके लिए ये रहा, हार्वर्ड गार्डनर, नाम आपने सुना ही होगा। तो गार्डनर साहब ने जो है क्या किया था, ये आप लोगों को नीचे कमेंट करके इन तीनों साइकोलॉजिस्ट के बारे में बताना है। अगर इनके थ्योरी को थोड़ा बहुत डिस्कस कर पाओ तो और अच्छी बात है। चलिए फिलहाल हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्या है, बीजों का अंकुरन संकल्पना, यानी कि चना के बीज को अगर आप जो है फुला कर रख देते हो, पानी में भिगो कर रख देते हो, रुमाल में अगर उसे कसकर बांध दिया जाता है तो वो क्या हो जाता है, जर्मिनेशन हो जाता है, यानी कि अंकुरन उसका हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ से आपसे पूछा गया कि इसी पद्धति को आपको बच्चों को समझाना है। कैसे समझाओगे आप, विस्तृत व्याख्या करके। बिल्कुल ये भी बात सही है कि आप उसे स्टेप बाय स्टेप समझा दो। दूसरा है कि जो बीज की वृद्धि है उसका चित्र दिखाकर, हाँ बिल्कुल चित्र दिखाकर बच्चों को समझाया जा सकता है। दोनों ऑप्शन सही है। श्यामपट्ट पर चित्र बनाओगे और उसका वर्णन कर दोगे, ये भी बिल्कुल सही है। चित्र बनाकर, फोटो दिखाकर, वीडियो दिखाकर, इससे बच्चा सीखता है। लेकिन याद रखिएगा सबसे प्रभावी आपसे क्वेश्चन पे पूछा गया है। तीनों ऑप्शन तो सही है लेकिन सबसे बेस्ट नहीं है। ऐसा क्यों है, अभी मैं आपको दिखाता हूं सबसे बेस्ट कौन सा आंसर इसका सही होगा। यहाँ पे देखो पहला ऑप्शन आप पढ़िए,
विद्यार्थियों के द्वारा पौधे के बीज को बोना, यानी कि बच्चा क्या कर रहा है, लर्निंग बाय डूइंग कर रहा है। याद रखिएगा, जहां भी लर्निंग बाय डूइंग आपको दिखे, यानी कि बच्चा खुद से करके सीखे, लर्निंग बाय डूइंग का मतलब होता है बच्चा खुद से सीखता हो, तो वो आंसर आपका सबसे ज़्यादा सही होगा। जब बच्चा रियल लाइफ से सीखता है, रियल लाइफ में इन्वॉल्व होकर सीखता है, तो इन सारे ऑप्शंस को आपको टिक करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जब वो खुद से बीज को बोएगा और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन, यानी कि खुद से जो है एक्सपेरिमेंट, डीपली जो है उसे देखेगा, तो ये सही जवाब हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन ए क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। रियल लाइफ से बच्चा सीख रहा है, खुद से करके सीख रहा है, लर्निंग बाय डूइंग, तो ऑप्शन ए आपका क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है अगला सवाल, समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन। तो देखिए, इंक्लूसिव एजुकेशन किससे बोलते हैं, ऐसे क्लासरूम को इंक्लूसिव एजुकेशन बोलेंगे जहाँ पे हर जाति हर धर्म के लोग पढ़ते हैं। इतना ही नहीं, जहाँ पे तेज विद्यार्थी भी पढ़ रहा है। ए अगर बहुत तेज है तो हो सकता है कि बी जो है एवरेज बच्चा हो, यानी कि बिल्कुल ठीक ठाक सीख लेता है। सी जो है बहुत ही जो है धीरे धीरे सीखता हो, और डी क्या है, जो देख नहीं सकता एक बालक है, वो भी यहाँ पे शामिल है। तो ऐसे बच्चे जहाँ पे लड़के लड़कियाँ और हर तरह के, यानी कि कोई बच्चा जो है बहुत तेज नहीं है, कोई गॉड गिफ्टेड है, तो ऐसे में डिसेबल बच्चे भी हैं यहाँ पे। तो इसी क्लासरूम को हम लोग इंक्लूसिव क्लासरूम कहते हैं। अब देखिए, इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में 4 स्टेटमेंट दिया है। एक स्टेटमेंट आपका क्या है, गलत है। हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। देखिए, इंक्लूसिव एजुकेशन में बच्चों के बारे में बात की जाती है, टीचर के बारे में नहीं बात की जाती है। यानी कि अगर कोई शिक्षक है जो कि बहुत ही किनारे में रखा गया है, दरकिनार किया गया है, उसको शामिल कर लेने से इंक्लूसिव एजुकेशन नहीं होगा। ये तो ऑप्शन आपका क्या होगा, कट जाएगा। अगला देखिए, तथ्यों की शिक्षा से संबंधित है ये मतारोपण, ये भी नहीं होगा, ये भी इनकरेक्ट है। अगला देखिए, कठोर, ये वर्ड जहां दिखे आपको ना, कठोर, रिजिड, इसको इंग्लिश में रिजिड भी बोलते हैं, रिजिड वर्ड दिखे, या फिर बोलता है ना कि वन डायमेंशन, जहां से जो है वन डायमेंशन आपको दिखे, तो ऐसे वर्ड को जो है वन डायमेंशन वगैरह जहां पे आपको दिखे, इन सारे वर्ड को क्या करना है, कट करके आगे बढ़ जाना। ये भी क्या होगा, आपका गलत हो जाएगा। अगला देखिए, कक्षा में विविधता, मैंने इसी के बारे में आपको बताया था। विविधता यानी कि जहां पे क्लासरूम में अलग अलग ढंग के बच्चे हो, अलग अलग तरह के बच्चे शामिल होकर पढ़ते हैं, तो विविधता यानी कि डाइवर्सिटी का जो है, हम लोग जैसे इंडिया क्या है, डाइवर्स कंट्री है। केरला में अलग खान पान है, नॉर्थ में अगर आप चले जाओगे, जम्मू एंड कश्मीर में, वहाँ पे खान पान अलग है, आसाम का खान पान अलग है, पहनने का तरीका अलग है, बोलचाल की भाषा अलग है। तो ऐसे में भारत क्या है, विविधताओं का देश है। उसी तरह क्लासरूम में भी विविधता को जो है प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। ऑप्शन ए आपका क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। ऐसा क्यों किया जाता है क्लासरूम में, ये भी जानना जरूरी है, ताकि हम लोग ना एक अच्छे नागरिक बन पाए। अब एक अच्छे नागरिक कैसे बनेंगे, अगर वहाँ पे क्लासरूम में आप अलग अलग त्यौहार को देख रहे हो, अलग अलग बच्चे के बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में जान रहे हो, तो हम लोग अच्छे नागरिक बन पाएंगे, और सोसाइटी के तौर पर हम लोग जो है एकता वहाँ पे आएगी, और हम लोग एक दूसरे को समझ पाएंगे। अगला सवाल देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो देखिए, एक ऑप्शन है मुक्त उत्तर वाला प्रश्न। तो देखिए, इसे हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। ओपन एंडेड, मैं अगर आपसे पूछूं 2 सवाल, पहला सवाल मैं पूछता हूं, भारत के अभी के जो है करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है, करंट यानी कि अभी जो वर्तमान में पीएम है, उनका नाम आप बताइए। तो आप फटाफट आंसर बता दोगे, पीएम जो है अभी नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। बड़ा ही आसान सा सवाल है, ये होता है क्लोज एंडेड। अभी जो आपने आंसर दिया, ये क्या है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन का आंसर था। अब मैं आपसे ओपन एंडेड सवाल पूछता हूं। मैं आपसे पूछूंगा कि सबसे अच्छे प्राइम मिनिस्टर कौन थे और क्यों। जैसे मैंने पूछ दिया हु एंड हाउ, देखिए दोनों के बारे में पूछा, वो तो खैर आसान सा सवाल हो जाता है, हाउ या फिर कैसे थे, तो ये जब हाउ को आप एक्सप्लेन करते हो तो ये हो जाता है ओपन एंडेड क्वेश्चन। इसका आंसर अलग अलग आ सकता है, ठीक है। अगर मैं बोल दूं आपकी प्रिय सब्जी कौन सी है, उसके बारे में आप लिखो, तो ये ओपन एंडेड सवाल हो गया। लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जा रहा है, तो ऑब्जेक्टिव या तो 4 ऑप्शन वाले सवाल हो जाए। तो यहाँ पे देखिए लघु उत्तर, यानी कि यहाँ पे आप जब 2 या 4 लाइन में आंसर करते हो तो ये लघु उत्तर होता है। तो लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आंसर होगा नहीं, ये भी ओपन एंडेड नहीं होगा, ये भी बड़ा क्वेश्चन होगा। अब निबंधात्मक प्रश्न की बात करें तो ये भी नहीं होगा। निबंध यानी कि जो ऐसे टाइप क्वेश्चन होते हैं जिसमें कि आप 100, 200, 500, 1000 वर्ड में जो है अपने क्वेश्चन का आंसर करते हो, तो ये भी नहीं होगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सत्य या फिर असत्य, यानी कि जहाँ पे ट्रू फॉल्स, ये भी क्या है, ऑब्जेक्टिव ही है, ट्रू और फॉल्स, यानी कि 2 में से कोई एक आंसर क्या है, करेक्ट है। तो ये वाला सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। निम्नलिखित में से कौन से प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। प्रगतिशील यानी कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात की जा रही है। तो देखते हैं कि करके
केवल वाला वर्ड मैंने आपको बताया था, जहां दिखे उससे दूरी बनाकर रखिए। केवल पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेशन बिल्कुल नहीं, केवल पाठ्य पुस्तक से काम नहीं चलेगा, आपको रियल लाइफ से भी सीखना होगा। मैं बार बार कह रहा हूं, आप जब भी सीखते हो रियल लाइफ से सीखते हो। आप देखते हो कि साइकिल आपका पंचर हो गया तो आपको पता चलता है कि अच्छा टायर में हवा भी भरी होती है। तो ये सब आप रियल लाइफ से ज़्यादा सीख पाते हो, ठीक है। तो ये ऑप्शन एक तो कट गया आपका। परीक्षा में मैंने आपको बताया, टेस्ट हो, परीक्षा हो, इन सब चीज़ों से दूरी बनाकर रखिए। टेस्ट जहां आपको दिखे इससे दूरी बनाकर रखिए, जहां आपको परीक्षा दिखे, परीक्षा में बार बार परीक्षा लेना हो, रोट लर्निंग हो, ये सब वर्ड जो है गलत है। ओनली वाला वर्ड भी दिखे, इससे भी आपको दूरी बनाकर रखना होगा। तो देखिए, बार बार ली जाने वाली परीक्षा, ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन नहीं होगा। बार बार परीक्षा लेकर आप क्या ही हासिल कर लोगे। अब देखिए ऑप्शन क्या है, जहां पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन वाला ऑप्शन दिखे, बिल्कुल उसकी तरफ आपको बढ़ना है। क्या है, समय सारणी, यानी कि टाइम में जो है फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। जैसे सपोज कर लो अभी जो है गर्मी का समय चल रहा है, तो ऐसे में गर्मी के समय में अगर आप टाइमिंग को चेंज कर लेते हो, अर्ली मॉर्निंग क्लासेस लेते हो, तो फिर अच्छी बात है। हो सकता है कि ठंड में आपको क्या करना हो, क्लास को थोड़ा और लेट से स्टार्ट करना हो, तो ये भी अच्छी बात है। तो आप अगर टाइम टेबल में चेंज करते हो और बैठने की व्यवस्था में, जरूरी नहीं कि यहाँ पे अगर पहले बेंच पे रमेश, सुरेश, मोहन बैठ रहा है तो रोज यही बैठेगा। हो सकता है कि कृति, कल्पना, पूजा भी आगे बैठ सकती है। तो ये आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। डी के साथ आप आगे बढ़ोगे। अगला सवाल देखिए क्या है, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की जो परीक्षा ली जा रही है, यह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के किसके बारे में चिंतन करने को शामिल किया गया है। देखिए यहाँ पे अगर मैं देखूं, प्रश्न पत्र बनाने का तरीका क्या होता है, उसकी वैलिडिटी भी होनी चाहिए, उसका जो है उसके ऊपर ट्रस्टशिप भी होना चाहिए। लेकिन जब आप एक प्रश्न पत्र बना रहे हो और विशिष्ट उद्देश्य हैं, विशिष्ट उद्देश्य की अगर मैं बात करूं, तो आप उसमें क्या करोगे, उसमें आप देखोगे कि हर टॉपिक से सवाल पूछे जा रहे हैं या नहीं। जैसे कि मैंने क्वेश्चन पेपर बनाया, सपोज कर लो मैंने मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन पेपर बनाया। अब उसमें अगर मैं बच्चे की बात करूं तो ऐड है या नहीं, ये भी मैं देखूंगा। उसमें सब्ट्रैक्शन है या नहीं, ये भी मैं देखूंगा। सब्ट्रैक्शन भी होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन भी होना चाहिए, है ना। जब तक मैंने बच्चों को जो जो चीज़ें पढ़ाई है, उसके बाद डिवीजन भी होना चाहिए। तो जो भी प्रश्न इन सभी जगहों पे क्राइटेरिया को कंप्लीट करेगा, यानी कि आपको संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना होगा। अगर आप एनुअल एग्जामिनेशन ले रहे हो तो पूरे बुक से आप सवाल पूछते हो, भले ही पहले वाले चैप्टर से कुछ कम सवाल पूछे जा रहे हैं, बट आप पूरे सवालों को लेते हो। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि, देखिए दृढ़ विश्वास के बारे में बात की जा रही है, एक एक करके पढ़ लीजिए प्रश्नों के उत्तर को। शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कन नहीं करनी चाहिए। अरे भैया क्यों नहीं करनी चाहिए, बच्चा खुद से इंडिविजुअली चीजों को सोचेगा तभी तो आगे बढ़ पाएगा। तो ये ऑप्शन होना चाहिए था, नहीं लिखकर सारा गुड़ गोबर हो गया, ये ऑप्शन आपका कट गया। अगला जो ऑप्शन है वो देख लीजिए, बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं या अप्रासंगिक है। देखिए ये भी गलत है। आधा स्टेटमेंट बिल्कुल सही था, बच्चे बाहर में जो है सीखते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे बाहर में जो देख रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बता देगा इररिलेवेंस है, ये गलत है, ये भी क्या है, गलत है। अगला, शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्याक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। देखो ये बहुत सही बात कही गई है कि जो बच्चा होता है उसका एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, एक शिक्षक को हमेशा कक्षा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए, गलत बात है। अगर किसी बच्चे को आप आगे आकर कमांड करने, लीडर नहीं बनाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। क्लासरूम का उद्देश्य ही है बच्चों को लीडर बनाना, ना कि टीचर ही हमेशा कमांड देता रहे। तो ये भी ऑप्शन कट गया। तो ऑप्शन सी आपका क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी को फिर से एक बार देख लीजिए, शिक्षार्थियों के अनुभव यानी कि बच्चे के अनुभव और जो प्रत्यक्षण यानी कि सामने में जो प्रैक्टिकल नॉलेज है उससे बच्चा ज्यादा सीखता है। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो देखिए विद्यालय में जो आपका टेस्ट लिया जाता है, आकलन परीक्षा ली जाती है, वो किस सिद्धांत पर आधारित है। तो देखिए एक एक करके देख लेते हैं। आकलन बहुत ही किफ़ायती होना चाहिए। देखिए किफ़ायती का मतलब बच्चा को अधिक से अधिक नंबर लाना चाहिए। तो ये सही नहीं लग रहा आपको, ये आप ही देख लो, इसका आंसर सही होना चाहिए, ये क्या नहीं। अब अगला सवाल देख लीजिए, विद्यालय बड़ा परीक्षा निकायों की अपेक्षा करता है। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, परीक्षा वाली चीजें नहीं है। किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड की प्राप्ति से अच्छा ज्ञान मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये भी ऑप्शन कट गया। पहला सही जो जवाब हो जाएगा, विद्यार्थी जो है
देखिए जो बाह्य वाले हैं, यहाँ पे एक्चुअली वास्क नहीं, यहाँ पे बाह्य होगा, यानी कि जो बाहर से जो आते हैं एग्जामिनेशन लेने के लिए, उससे बेटर जो शिक्षक स्कूल के हैं वे अपने विद्यार्थियों को, शिक्षार्थियों को बेहतर रूप से समझ पाते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। शिक्षार्थी जो है इंडिविजुअल डिफरेंस को प्रदर्शित करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको बताया कि एक क्लासरूम में अलग अलग बच्चे बैठे होते हैं, तो वो क्या करेंगे, इंडिविजुअल को डिफरेंस को दिखाएंगे, यानी कि हर बच्चा क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो इससे आप क्या करोगे, यानी कि टीचर को अगर क्लासरूम जो है इंडिविजुअल डिफरेंस से भरा पड़ा है तो आप क्या करोगे, अधिगम के एक ही गति समान पर जो है बल दोगे, आप एक ही तरह से पढ़ाओगे आप? बिल्कुल नहीं। क्लासरूम में बच्चे अलग अलग ढंग के हैं, तो आपको पढ़ाने का तरीका भी चेंज करना होगा। ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। परीक्षाओं की संख्या बढ़ा दोगे तो इससे क्या हासिल हो जाएगा, परीक्षा की संख्या बढ़ा देने से रोट लर्निंग को आप प्रभावित कर रहे हो, ये गलत है। कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना, देखो जहां भी कठोर वाला वर्ड दिखे ये भी गलत है। रिजिड वर्ड, कठोर वर्ड एक ही बात है, तो ये भी वर्ड आपको जहां पे दिखे आपको इससे बचना है, ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सीखने के विविध अनुभवों को, यानी कि यहाँ पे देखो बच्चे को क्या करना है, आपको अलग अलग वेरियस अलग अलग टाइप के क्या करना है, एक्सपीरियंस बच्चे को देना है। वेरियस लर्निंग जो है टूल आपको प्रोवाइड करना है। जैसे कि सपोज कर लेते हैं कोई बच्चा जो है क्लासरूम के टेक्स्ट बुक से जो है चीज़ों को नहीं सीख पाता है, तो आप उसे क्या करोगे, आप उसे हो सकता है कि कोई पिक्चर बनाकर समझाओ कि हाँ ये देख लो ऐसा बनता है। उससे भी नहीं समझ पाया तो आप उसे रियल लाइफ में समझाने की कोशिश करोगे। उससे भी नहीं समझ पाता तो आप 3D वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश करोगे, तो बच्चा किसी ना किसी तरह से समझ में उस चीज़ को समझ ही जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा, ए सही जवाब हो जाएगा। जब आप अलग अलग एक्सपीरियंस को दिखाओगे तो ऑब्वियसली बच्चा आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है, तो देखिए क्या करके विकास के सिद्धांत को हम लोग देखेंगे। सभी की विकास दर एक समान नहीं होती, बिल्कुल सही बात है, सभी की विकास दर एक समान नहीं होती है। अगर मैं बताऊं आपको, ट्विंस बच्चों की बात ही बता दूं जो कि एक ही साथ पैदा होते हैं, फिर भी उनका डेवलपमेंट अलग अलग ढंग से होता है। चाहे शारीरिक क्षमता की बात हो या फिर बौद्धिक क्षमता की बात हो, दोनों बच्चा स्कूल में एक जैसा प्रदर्शन नहीं कर पाता है, तो सभी का जो विकास दर है वो अलग अलग है। तो ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। विकास हमेशा रेखीय होता है, यानी कि बिल्कुल विकास ऐसे बढ़ते जा रहा है, ऐसा नहीं होता। विकास जो है कभी आपका विकास बहुत अच्छे से होगा, कभी नीचे जाएगा, कभी ऊपर जाएगा, तो ये रेखीय नहीं हो सकता है। तो ये तो ऑप्शन बी गलत है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। देखो यहाँ पे ये अगर ये नहीं होता ना तो ये ऑप्शन सही हो जाता। डेवलपमेंट हमेशा चलता है, जब तक आप माँ के पेट में जब हो वहाँ से लेकर आप मृत्यु तक जो है कुछ ना कुछ सीखते रहते हो। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। विकास की सभी प्रक्रियाएं जो है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। यहाँ पे देखो सब में नहीं डालकर आपको फंसाने की कोशिश की जा रही है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि हर बच्चा जो है एक दर से जो है समान एक ही रेट से जो है आगे नहीं बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 12। मानव विकास के क्षेत्रों को विभाजित किया जाता है जो है, देखिए यहाँ पे ना कुछ गलत चुनना है आपको। मानव विकास के बारे में बात की जा रही है, तो देखिए मानव स्पिरिचुअलिटी को भी प्राप्त करता है, आध्यात्मिकता को भी प्राप्त करता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। तो देखिए जहां पे भी आपको आध्यात्मिक दिखेगा वो ऑप्शन आपका नहीं होगा, यानी कि डी और ऑप्शन बी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखिए ऑप्शन ए और सी में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑप्शन सी आपको ज्यादा सही दिखेगा। क्यों, इसमें मनोवैज्ञानिक को भी जो है शामिल किया गया है, लेकिन ऑप्शन ए में मनोवैज्ञानिक को शामिल नहीं किया गया है। संज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संवेगात्मक यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट, फिजिकल शारीरिक मतलब फिजिकल हो गया, तो ऑप्शन सी आपका सबसे सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। एक शिक्षिका जो है पाठ्य पुस्तक और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है, यानी कि टीचर जो है स्कूल में फल और यानी कि वेजिटेबल और फ्रूट्स के जो है अलग अलग चित्रों का प्रयोग कर रही है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा कर रही है। बहुत अच्छी बात है, चर्चा करके बच्चों को पढ़ाना चाहिए। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण यानी कि न्यूट्रिशन की संकल्पना सीखते हैं। यह उपागम किस पर आधारित है, तो देखिए अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन पर बिल्कुल नहीं। पावलोव का जो कुत्ता था, ठीक है ना, वो कुत्ता क्या करता था, उसे बार बार घंटी बजाकर खाना दिया जाता था, तो जब भी खाना के लिए घंटी बजाया जाए तो कुत्ते के मुंह में लार आना शुरू हो जाता था। तो ये पावलोव का जो है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है, उससे जो है दिया गया कॉन्टैक्ट या फिर ऊपर में जो बातें लिखी गई है उसका कोई लिंक नहीं बनता है, तो ऑप्शन ए आपका सही नहीं होगा, ये कट जाएगा। पुनर्वलन का सिद्धांत, तो देखिए यहाँ पे अगर आप सारे ऑप्शंस को पढ़ेंगे ध्यान से तो पुनर्वलन का भी सिद्धांत नहीं है। पुनर्वलन का सिद्धांत रीइंफोर्समेंट, बच्चे को जब आप मोटिवेट करते हो तब वहां पे आता है। अधिगम के जो सक्रिय अनुबंधन है ये भी सही है, ये क्या है,
सही है, ये भी सही है, लेकिन ज्ञान के निर्माण से ज़्यादा संबंधित है। क्यों? ज्ञान का निर्माण क्यों कर रहा है बच्चा? बच्चा फल सब्जियों के बारे में जान रहा है, ठीक है, और उसके पूर्व में ही पहले कुछ ना कुछ पहले ही उसके पास जो है नॉलेज है। अब वो पोषण के बारे में सीख रहा है, तो ये क्या कर रहा है? ज्ञान का निर्माण बच्चा यहाँ पे कर रहा है। डी आपका सबसे सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। जब बच्चे को दादी उसकी माँ की गोद से अलग कर लेती है, ले लेती है, तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा के रोने का क्या कारण है? देखिए, बच्चा यहाँ पे जो रो रहा है उसका सीधा सीधा कारण है इमोशनल इंटेलिजेंस। यहाँ पे जो इमोशनल डिलेमा है उसके कारण जो है बच्चा रोता है, ठीक है। बच्चे अपने माँ के पास से जो है ज़्यादा कनेक्ट फील करता है, तो इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संवेदनात्मक तौर पर जो है बच्चा माँ के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो ऑप्शन आपको जो है जो भी टिक करना था वो ऑप्शन टिक करना था, बी नंबर, बी के साथ आपको आगे बढ़ना था। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए क्या है। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से क्या तात्पर्य है? शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से क्या तात्पर्य है, ये पूछा गया है आपसे सवाल। तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो देखिए, समाजीकरण का मतलब क्या होता है कि जब आप सोसाइटी में जो है घुल मिल जाते हो और वहाँ पे अपने आप को एकोमोडेट कर लेते हो, अनुकूलन कर लेते हो वहाँ पे, और एडजस्ट भी कर लेते हो, यानी कि समायोजन और अनुकूलन दोनों कर लेते हो। कहाँ? सामाजिक वातावरण में, ऑप्शन नंबर सी। अब ये कैसे हो सकता है? हो सकता है कि प्ले यानी खेल मेथड से, बच्चा जब खेलता है तो वहाँ पे जो है सोसाइटी में वो सबसे पहले प्ले मेथड से ही जो है समाज में आता है, यहाँ से वो सीख सकता है। हो सकता है कि किसी कल्चरल प्रोग्राम में जो है कोई प्रोग्राम चल रहा है, वहाँ पे जो है बच्चा पार्टिसिपेट करता है रंगोली प्रतियोगिता वगैरह में या फिर खेल वगैरह में, तो इससे बच्चा ज़्यादा सीख पाता है। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैरायटी ऑफ टास्क का जो है प्रयोग करती है। बिल्कुल बेहतरीन, सबसे बेहतरीन सवाल में से एक है ये। पियाजे की अगर मैं बात करूं तो संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण पियाजे ने दिया था, जिसमें कि आपको देखिए, एक मिनट, मैंने शायद इसका स्लाइड भी लगाया, ये देख लो आप यहाँ से, ये कोहलबर्ग का है। यहाँ से आपको जो है, वेट अ मिनट, एक्चुअली वो स्लाइड मिस हो गई क्या? वेट अ मिनट, वो स्लाइड होनी चाहिए। वेट मैं देख लेता हूँ। जी हाँ, यहाँ से देख लीजिए। सेंसरी मोटर के बारे में पियाजे ने बताया है, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशन के बारे में बताया है। पहला जो है 0 से 2, 2 से 7, 7 से 12, 12 से आगे वयस्क तक। ये सवाल डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। एज ग्रुप आपको दे दिया जाएगा और पूछ दिया जाएगा संज्ञानात्मक विकास में ये कौन सा स्टेज है। डायरेक्ट सवाल बनते हैं यहाँ से एग्जाम में, तो इसका ध्यान में रखिएगा आप। लेकिन यह पूछा गया वैरायटी ऑफ टास्क, अलग अलग जो है कार्य देकर बच्चे के इंटेलिजेंस को जो है वो नापती है शिक्षिका। तो ये पियाजे के बारे में भी बात नहीं कर रही है। कोहलबर्ग तो भैया ये किसके बारे में बात करता है? कोहलबर्ग हमेशा से सिर्फ जो है ये बात करते हैं नैतिक शिक्षा के बारे में, मोरालिटी के बारे में बात करते हैं। तो नैतिक शिक्षा के बारे में यहाँ पे बात की गई है क्या? नहीं की गई है। अब देखो, वाइगोस्की जो कि सामाजिक सिद्धांत के बारे में बात करते हैं, तो ये भी सही नहीं है। ये गार्डनर के बारे में बात हो रही है। क्यों भाई? यहाँ से देखिए आप, ये देखो, गार्डनर ने अलग अलग इंटेलिजेंस के बारे में बताया। फिलहाल आपको यहाँ पे 8 दिख रहा होगा, कई कई किताबों में 9 भी दिख रहा होगा, ठीक है। तो बच्चा जो है, हो सकता है कि उसकी जो है एथलीट बॉडी हो सकता है कि बच्चा म्यूजिक में बहुत अच्छा हो सकता है कि वो लॉजिकल यानी कि मैथमेटिक्स में बहुत तेज हो, ठीक है। इंट्रापर्सनल यानी कि बच्चा जो है दूसरे के बारे में अच्छे से जान पाए, ठीक है। और एंटरपर्सनल यानी कि दूसरे के बारे में यहाँ से जान पाए। इंट्रापर्सनल यानी कि खुद के बारे में जान पाए। विजुअल यानी कि इंजीनियर वगैरह वो बनेगा, पुल का निर्माण कर लेगा। तो ये जो सारी बातें हैं, इससे आपको क्या समझ में आया कि जो मल्टीपल टास्क है, इससे जो है गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में बात की जा रही है। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 वाइगोस्की के बारे में पूछा गया है। अभी मैंने आपको बताया, जहां भी वाइगोस्की दिखे आपको सीधा सीधा जान जाना है कि यह सामाजिक सिद्धांत के बारे में बात की जा रही है। किसके बारे में? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया है? तो वाइगोस्की ने दिया है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नैतिकता के बारे में जो है कोहलबर्ग ने बात की है। किसने बात की है? कोहलबर्ग ने। याद रखिएगा, कोहलबर्ग के द्वारा जो है नैतिकता के बारे में बात की गई है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 राज्य स्तर की एकल गायन प्रतियोगिता, यानी कि देखो यहाँ पे सिंगिंग कॉम्पिटिशन के बारे में बात की जा रही है। अब यहाँ पे स्टूडेंट को तैयार किया जा रहा है। तो एक विद्यालय, जो एक स्कूल है, एक इंस्टीट्यूट है, वो लड़कियों को वरीयता यानी कि प्रायोरिटी देता है और लड़कियों को भेज देता है इस कंपटीशन में। ये क्या है? ये कभी भी प्रगतिशील चिंतन हो सकता है क्या? नहीं। ये क्या है? लैंगिक पूर्वाग्रह है। यहाँ पे जो है गर्ल्स के बारे में बोला जाता है कि लड़कियां अच्छा गाना गाती है, सिंगिंग जो है उनका जो है ब्लड में है। ऐसा नहीं होता है। देखिए, वो सिंगिंग नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकती है, लेकिन सिर्फ लड़कियां अच्छा गा सकती है। ये तो लैंगिक पूर्वाग्रह है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अब बाइक चलाने के लिए आप जो सिर्फ लड़कों को बुलाते हो, तो ये भी क्या है? एक लैंगिक पूर्वाग्रह है।
लड़कियां भी बाइक चला सकती है, स्कूटी चला सकती है, एरोप्लेन उड़ा सकती है। तो ये ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। एक शिक्षिका अपने आप में कभी भी प्रश्नों का उत्तर नहीं देती है। बहुत अच्छी बात करती है ये। बच्चे को आपको जो है खुद से आंसर देने के लिए इंकरेज करना चाहिए। आगे देखिए, वो अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चा, सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए जो है प्रोत्साहित करती है। बहुत अच्छी बात है। यह जो उपागम वो कर रही है किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो देखिए, सीखने की तत्परता नहीं, अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप तैयार करना नहीं, ये भी नहीं होगा। एक्चुअली देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे जो है वह सक्रिय एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रही है। क्यों? बच्चे चर्चा कर रहे हैं, बच्चे जो है खुद से उत्तर देने की बात किए जा रहे हैं। तो ऑप्शन ए आपका क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा। एक्टिव पार्टिसिपेशन किसके द्वारा हो रहा है? बच्चों के द्वारा हो रहा है। आंसर बच्चे देंगे। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? किसको? कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित, अधिगम यानी कि लर्निंग को कौन सा जो है प्रभावित कर सकता है, शिक्षक से रिलेटेड है वो बात। तो देखिए, बैठने की उचित व्यवस्था से किस अधिगम ज्यादा प्रभावित नहीं होगा। बच्चा पीछे में भी बैठकर सीख सकता है, आगे भी बैठकर सीख सकता है। भले स्कूल में रिसोर्स हो या ना हो, पंखा चल रहा ना चल रहा हो, फर्क नहीं पड़ता, बच्चा फिर भी सीख सकता है। संसाधन की जरूरत, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है। विषय वस्तु या फिर अधिगम अनुभवों की प्रकृति, जरूरी नहीं है कि बच्चों को बुक दिया जाए या फिर विषय वस्तु दिया जाए, टीएलएम दिया जाए तो उससे बच्चा सीख पाएगा, ये भी गलत है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर टीचर अपने सब्जेक्ट में प्रवीण है, टैलेंटेड है, तो वो किसी भी तरह से बच्चों को पढ़ा लेगा। सबसे ज्यादा जरूरी है सब्जेक्ट नॉलेज। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। कोहलबर्ग के अनुसार, देखिए कोहलबर्ग के बारे में मैंने आपको बताया था, जहां भी दिखे कोहलबर्ग याद रखेगा मॉरल एजुकेशन। क्या याद रखना है? मॉरल एजुकेशन के बारे में। तो देखिए, नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। देखिए, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कैसे कर सकता है? धार्मिक एजुकेशन देकर बिल्कुल नहीं। आप बच्चे को धार्मिक एजुकेशन के बारे में स्कूल में नहीं सिखाओगे, ये गलत है। व्यवहार के स्पष्ट नियम को बनाकर, बिल्कुल ये सही बात है। आगे देख लेते हैं, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चा में उन्हें शामिल करके, ये भी सही ऑप्शन है। कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पे भी जो है किया जा सकता है। तो देखिए, ऑप्शन ए तो सही है, गलत है, बाकी बी सी डी तीनों सही है। लेकिन आपको सबसे बेहतरीन सवाल पूछा गया कि सबसे बच्चों में नैतिकता का विकास कैसे करोगे? जब बच्चों के साथ आप डिस्कस करोगे, बच्चों के साथ देखो व्यवहार कैसे किया जाना चाहिए, यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन दे दोगे, इससे बच्चा नहीं सीखेगा। बच्चा जब अपने आप को शामिल करेगा चर्चा में, डिस्कशन में, वो बताएगा कि नहीं हमें चोरी कर लेनी चाहिए, आप बताओगे चोरी क्यों नहीं करनी चाहिए। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में समवयस्कों यानी कि एडल्ट, या फिर ऐसा समझ लो कि 3 क्लास के बच्चों को जो है 9 क्लास के बच्चों के साथ जो है ऐड करके एक साथ आप पढ़ा रहे हो। इससे क्या होगा? शिक्षक कक्ष को बेहतरीन तरीके से नियंत्रित कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे नियंत्रित। बड़े क्लास के बच्चे को पढ़ाने का तरीका अलग, छोटे क्लास के बच्चे को पढ़ाने का तरीका अलग, दोनों का सब्जेक्ट अलग अलग। तो ये तो ऑप्शन ए आपका कट गया, ये सही नहीं होगा। दूसरा, वे एक दूसरे के प्रश्नों के उत्तर को सीख पाएंगे? क्यों सीख पाएंगे? 3 क्लास का बच्चा 9 क्लास के बच्चों से कैसे सीख पाएगा? गलत है ये। पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा नहीं किया जा सकता है। एक ही क्लास के बच्चे अगर एक क्लास में रहेंगे तो पाठ्यक्रम को जल्दी से जल्द पूरा किया जा सकता है। 9 क्लास के बच्चों को 9 में ही पढ़ाया जाए तो बेहतर होगा। अगला देखिए, वो पढ़ने के दौरान जो है सामाजिक कौशल का विकास सीख पाएंगे। बिल्कुल सही बात है। देखिए, जब आप बड़े क्लास के बच्चों के साथ रहोगे तो बिहेव करना सीखोगे, मोरालिटी आपके अंदर आएगी। डी इसका क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा। डी के साथ आप आगे बढ़ोगे। अगला सवाल, जब एक निर्योग बच्चा यानी कि जिसके अंदर डिसेबिलिटीज है, ठीक है, या देख नहीं सकता, चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, में से कोई एक बीमारी हो उसके साथ, एक्चुअली बीमारी नहीं, ये क्या है, गॉड गिफ्टेड चिल्ड्रन हो, तो पहली बार अगर वह विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, ये भी नेगेटिव टर्म में है। प्रवेश परीक्षा, टेस्ट लेना, ये गलत बात है। बच्चे के निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में नहीं, स्पेशल देखो मैं आपको बता रहा हूं, इंक्लूसिव एजुकेशन के तहत आप कभी भी बच्चों को अलग थलग नहीं करोगे। याद रखिएगा, कभी भी अलग थलग नहीं कर सकते हो। बी भी आपका कट गया। अगला देखिए, उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखोगे? बिल्कुल नहीं। अभी तो मैंने कहा इंक्लूसिव एजुकेशन में सभी को एक साथ रखना है, तो डी आपका सही हो जाएगा। जो सहकारी योजना है, इसको विकसित करने के लिए बच्चे के माँ पिताजी के साथ आप डिस्कस करोगे और बच्चे का जो सबसे बेस्ट इंटरेस्ट में जो चीजें आएगी वो आप डिस्कस करके डिसाइड करोगे। डी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्याजे के बारे में पूछा गया है, विकास के अलग अलग चरण के बारे में उन्होंने दिया है। सेंसरी मोटर के बारे में पूछा गया है कि यह जो है किससे संबंधित है।
सेंसरी मोटर यानी कि 0 से 2 साल के बच्चों के बारे में बात की जा रही है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो चार्ट मैंने आपको बताया, ये चार्ट याद कर लीजिए। देखिए, सेंसरी मोटर यानी कि बच्चा जब पैदा होता है और 2 साल तक होता है तो उससे क्या होगा, विकल्पों के निर्वसन और विश्लेषण करने की योग्यता उसके अंदर आ जाएगी। क्या बच्चा 2 साल में विश्लेषण कर पाएगा किसी चीज को? गलत है। तार्किक रूप से कभी सोच पाएगा? क्या गलत है। सामाजिक मुद्दे के बारे में उसे नॉलेज हो पाएगी? क्या गलत है। बी आपका सही जवाब हो जाएगा। बच्चा अनुकरण करेगा यानी कि आपकी नकल करेगा। उसके अंदर स्मृति में जो है चीजें बहुत कम रहती है लेकिन रहती है, तो 20 का सही जवाब हो जाएगा। बच्चा अनुकरण वगैरह कर सकता है। आगे देखिए, मानव व्यक्तिगत परिणाम है, किसका परिणाम है? तो देखिए याद रखिएगा दोनों को, यहाँ पे याद रखिएगा हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों के बीच मल्टीपल से जो है आप रिलेशन दिखाओगे। किससे दिखाओगे? हेरिडिटी इंटू मल्टीप्लाई। ये कोई एग्जाम्पल या फॉर्मूला नहीं है, बट आप इसे ऐसा दिखा सकते हो, ऐसा दिखा सकते हो। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो कैसे होता है? अनुवांशिकता यानी कि हेरिडिटी, आपके माँ पिताजी में जो गुण हैं उसके अकॉर्डिंग आपका जो है डेवलपमेंट होगा, साथ में इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अगला सवाल देखिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना क्यों महत्वपूर्ण है? तो देखिए, शिक्षण अधिगम जो प्रक्रिया है उसमें व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने से क्या होगा? बच्चे का विकास दर अलग अलग है और आप अलग अलग तरीके से बच्चों को सिखाओगे तो बच्चा सीख पाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। आगे देखिए, शिक्षार्थी हमेशा समूह में सीखते हैं, ये भी सही है। शिक्षक प्रशिक्षक कार्यक्रम में ऐसा बताया गया है, ठीक है, ये भी अच्छी बात है। प्रत्येक शिक्षार्थियों को अनुशासित करने, ये गलत बात है, अनुशासित करने वाली बात नहीं की गई है। लेकिन यहाँ पे देखो, व्यक्तिगत रूप से ध्यान कब दोगे आप? क्यों दोगे ध्यान? क्योंकि बच्चा अलग अलग ढंग से सीखता है, उसका डेवलपमेंट क्या है? अलग अलग है, रेट ऑफ डेवलपमेंट अलग है, इसलिए जो है आप उसको क्या करोगे? इंडिविजुअली अलग अलग तरीके से सिखाओगे। ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? पहला चरण के बारे में पूछा जा रहा है। अब देखो, सपोज कर लो कि सांप आपके घर में घुस आया है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? सांप को मारने के लिए डंडा खोजने लगोगे या फिर सांप को पकड़ने वाले को बुलाने के लिए फोन नंबर ढूंढोगे आप? तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना होगा? आपको ये मान लेना होगा कि आपके घर में सांप आ चुका है, सांप आ चुका है और इस सांप को बाहर निकालना, तभी आप जो है किसी भी डिसीजन के ऊपर पहुंच पाओगे। आपको मानना बहुत जरूरी है, यानी कि समस्या के प्रति आप जागरूक होगे तभी आप समस्या का जो निर्माण है या फिर प्रशिक्षण है या फिर जानकारी, ये बात की चीजें हैं। सबसे पहले आपको समस्या के प्रति जागरूक होना जरूरी है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन से सीखने का क्षेत्र है? तो देखिए, सीखने का जो सबसे अच्छा क्षेत्र है वो अगर आप देखोगे तो अनुभविक यानी कि एक्सपीरियंस से जो है किसी भी चीज़ को एक्सपीरियंस से जो है बच्चों को सिखाया जा सकता है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल बताया था कि जब आप अंकुरन वाली जो उदाहरण है उसे बच्चे को एक्सपीरियंस से सिखा सकते हो। जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है यानी कि बोर हो रहा है बच्चा, यह बात क्या दिखाता है? देखो, बच्चा जब क्लासरूम में बोर हो रहा है, इसका सीधा सीधा मतलब है शिक्षक उसे जो है एक्टिव पार्टिसिपेशन करके नहीं पढ़ा रहा है, यानी कि टीचर एक्टिवेट नहीं कर रहा है बच्चों को, पहली बात। दूसरी बात, उसका जो टीचिंग मेथड है वो डल है, यानी कि टीचिंग मेथड उसका अच्छा नहीं है। अगर आपके क्लास में बच्चे सो जा रहे हैं तो आपकी गलती है, यानी कि इसका सीधा मतलब है बच्चा बुद्धिमान नहीं है। बिल्कुल बच्चा बुद्धिमान है। बच्चा सीखने में योग्यता नहीं है, बिल्कुल नहीं। बच्चा हमेशा सीखने के लिए योग्य है। बच्चों को अनुशासित करने की जरूरत है? नहीं, बच्चे को अनुशासित करने की जरूरत नहीं है। आपको अपने मेथड पे काम करने की जरूरत है, यानी कि जो आप बार बार काम करा रहे हो उससे जो है बोर हो रहा है बच्चा। क्या हो रहा है? बोर हो रहा है। 20 का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि आपको अपना मेथड, टीचिंग मेथड पे काम करने की जरूरत है। प्रायः शिक्षार्थियों को की जो त्रुटियां होती है किसकी ओर इशारा करती है? देखिए, स्टूडेंट से जो गलतियां हो जाती है वह किस ओर इशारा करती है? यानी कि अगर बच्चा सपोज कर लो मैथ अगर बना रहा है, 2 + 3 वो जो है 6 कर रहा है, इसका मतलब है कि वो यहाँ पे मल्टीप्लाई को समझ रहा है। तो बार बार अगर वो, देखो ये एक्चुअली जो बार बार प्रैक्टिस है ये भी गलत ही माना जाता है, बट यहाँ पे अगर सारे ऑप्शन को देखोगे तो यांत्रिक अभ्यास की उसको जरूरत है, यानी कि ज़्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अगर वो बार बार देखेगा कि हाँ ये क्या है, प्लस है, यानी कि आप इसे क्या करोगे, ऐड करोगे। अब वो जो है चिन्हों को समझ पाएगा बार बार प्रैक्टिस करने से, तो ये क्या है, मल्टीप्लाई है। तो यांत्रिक अभ्यास की जो है बच्चों को आवश्यकता है। तो ये 30 प्रश्न मैंने CDP के करा दिए हैं। आगे और भी क्लासेस आपको देखने को मिलेगी। अगर ये क्लास पसंद आया है तो प्लीज़ जय हिंद नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाई गई है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, इसे ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर भी करना है, अपने दोस्तों के बीच में, या फिर किसी WhatsApp या फिर टेलीग्राम ग्रुप में, एजुकेशनल ग्रुप में इस वीडियो को जरूर साझा कर दें ताकि और लोग भी
टेलीग्राम पे या फिर हमारे साथ जुड़ पाएँ। नीचे कमेंट सेक्शन में आपको जो है टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए आपको जो है और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो है लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आप जो उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट अलग से बना दी गई है, उसे भी आप चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।